गुड इवनिंग। आज हम लोग सीए में इंटर पेपर 6 लॉ एंड एथिक्स में एलएलपी एक्ट 2008 का एमसीक्यू करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, एमसीक्यू आप बड़ा क्वेश्चन भी अटेम्प्ट ले पाएंगे, डायरेक्टली क्लास में आ रहे हैं। देखिए, एन एलएलपी इज ए, एलएलपी क्या होता है सुनिए, दो लाइन देखिए। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होता है सुनिए। बोलता है एक छोटा सा पार्टनरशिप फर्म जिसमें दो पार्टनर हैं, वो चाहता है कि हम कंपनी, एक कंपनी का जो बेनिफिट है, जो जैसे कंपनी जब रजिस्टर्ड होता है उसको एक तो लीगल स्टेटस मिलता है। तो एक छोटा सा पार्टनरशिप फर्म चाहता है कि हमको कंपनी का जो लीगल स्टेटस है ना, कंपनी का जैसे स्टेटस होता है, जितना बेनिफिट मिलता है कंपनी रजिस्ट्रेशन से, वो हमको मिले, प्लस हम कंपनी जितना लीगल फॉर्मेलिटीज करना नहीं चाहते। छोटा फर्म है, वो कंपनी यदि एज ए कंपनी रजिस्टर्ड करेगा, अपने आप को एज ए कंपनी बनाएगा, तो कंपनी का बहुत सारा लीगल फॉर्मेलिटीज है, वो उस लीगल फॉर्मेलिटीज को नहीं करना चाहता, डरता है कि कंपनी का इतना सारा लीगल फॉर्मेलिटीज हम नहीं कर सकते, लेकिन हमको कंपनी का जो लीगल स्टेटस है, कंपनी का जो बेनिफिट है वो चाहिए। तो एलएलपी क्या है? हाइब्रिड बिटवीन ए कंपनी एंड ए पार्टनरशिप, मतलब दोनों का बेनिफिट मिलेगा एलएलपी में। कंपनी का भी बेनिफिट मिलेगा, प्लस पार्टनरशिप फर्म का भी बेनिफिट मिलेगा। मतलब कंपनी का जो लीगल स्टेटस है वो तो मिलेगा एलएलपी को, प्लस कंपनी का जितना लीगल फॉर्मेलिटीज है वो नहीं करने का दरकार होगा। मतलब एलएलपी क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनी। तो इसी को घुमा के बोलते हैं हाइब्रिड बिटवीन ए कंपनी एंड ए पार्टनरशिप फर्म। तो एलएलपी क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ कंपनी एंड पार्टनरशिप। सीधा सा बात है, हाइब्रिड बिटवीन ए कंपनी एंड ए पार्टनरशिप, मतलब कॉम्बिनेशन है। एलएलपी क्या है? दोनों चीज मिक्स है, दोनों चीज एलएलपी में मिलता है। मतलब कंपनी का जो लीगल स्टेटस है उसका बेनिफिट भी मिलेगा, और पार्टनरशिप का जो लेस लीगल फॉर्मेलिटीज है उसका भी बेनिफिट मिलेगा। समझ में आया? तो एलएलपी सिंपल सा चीज क्या है? कॉम्बिनेशन, कंपनी का भी बेनिफिट मिलता है एलएलपी में, और पार्टनरशिप फर्म का भी बेनिफिट मिलता है, और लेस लीगल फॉर्मेलिटीज हो जाता है। समझ में आया? कंपनी जितना लीगल फॉर्मेलिटीज करने का दरकार नहीं है एलएलपी में, लेकिन कंपनी को जो लीगल स्टेटस दिया है वो मिलेगा। ठीक है, अब देखिए, द मिनिमम नंबर ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर इन एन एलएलपी इज 2। याद रखिएगा, एक डेजिग्नेटेड पार्टनर मतलब कंपनी में कंपनी को देखने के लिए डायरेक्टर होते हैं। एलएलपी में एलएलपी को देखने के लिए डेजिग्नेटेड पार्टनर है, मतलब डायरेक्टर का ही ये रोल करते हैं। याद रखिएगा, तो एलएलपी में क्या होता है? डेजिग्नेटेड पार्टनर कितना होना चाहिए? मिनिमम 2, बस। एलएलपी, और थर्ड क्वेश्चन में आ जाइए, एवरी एलएलपी हैज एटलीस्ट 2 पार्टनर्स। एलएलपी में कितना पार्टनर होना चाहिए? मिनिमम 2 पार्टनर। मतलब समझ गए, जैसे कंपनी में शेयर होल्डर होते हैं, कंपनी के मालिक, एलएलपी के मालिक कौन हो गए? पार्टनर। एलएलपी में कंपनी को देखने के लिए कौन, कंपनी का मैनेजमेंट कौन देखता है? डायरेक्टर्स। एलएलपी का मैनेजमेंट कौन देखेगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर। समझ में आया? एलएलपी का मालिक कौन? पार्टनर। कंपनी का मालिक कौन? शेयर होल्डर। तो एलएलपी में कितने पार्टनर्स होने चाहिए? मिनिमम 2। डेजिग्नेटेड पार्टनर कितने होने चाहिए? मिनिमम 2। ठीक है, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। डेजिग्नेटेड पार्टनर सेल एलवेज भी, डेजिग्नेटेड पार्टनर हमेशा इंडिविजुअल ही रहेंगे। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से सुनिए, ठीक है। बोलता है the particulars of designated partners shall be filed within 30 days of his appointment with the registrar। मतलब कोई भी डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट होता है, उसका डिटेल रजिस्ट्रार को 30 दिन के अंदर देना पड़ता है। जैसे कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट होता है तो उसका डिटेल अपने देते हैं DR12 में, वैसे ही एलएलपी में कोई भी डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट होगा उसका डिटेल आरओसी को देना पड़ेगा फॉर्म नंबर 4 में 30 डेज के अंदर। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर का डिटेल आरओसी रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी को कितना दिन में देना पड़ेगा? 30 डेज में। किस फॉर्म में? फॉर्म नंबर 4 में। ठीक है, एवरी पार्टनर ऑफ एलएलपी इज द एजेंट ऑफ एलएलपी। पार्टनर ऑफ एलएलपी को क्या बोलते हैं? एजेंट ऑफ एलएलपी। सिंपल सा चीज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलएलपी। कॉर्पोरेट सोल कभी भी एलएलपी नहीं होता, कॉर्पोरेट सोल कंपनी को बोलते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द एक्ट मतलब एलएलपी एक्ट की बात कर रहा है, द एक्ट डज नॉट अलाउ द कन्वर्जन फ्रॉम डेस इनटू एलएलपी। मतलब क्या चीज एलएलपी में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। देखिए बोलता है कि कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म एलएलपी में कन्वर्ट हो सकता है, एकदम आराम से हो सकता है। प्राइवेट कंपनी चाहती है एलएलपी में कन्वर्ट होना, हो सकती है। पब्लिक कंपनी चाहती है एलएलपी में कन्वर्ट होना, हो सकती है। लेकिन लिस्टेड कंपनी कभी भी एलएलपी में कन्वर्जन नहीं हो सकती है, याद रखिएगा। कन्वर्जन फ्रॉम लिस्टेड कंपनी इनटू एलएलपी इज नॉट परमिटेड, इज नॉट परमिटेड। ठीक है। द प्रोसीजर फॉर कन्वर्जन फ्रॉम द एलएलपी फ्रॉम द फर्म इनटू एलएलपी इज डील्ड विद, जो भी कन्वर्जन का प्रोसीजर है एलएलपी का सारा सेकेंड शेड्यूल में दिया है। एक फर्म एलएलपी में कन्वर्ट होना चाहता है, उसका सारा प्रोसीजर, सारा रूल्स रेगुलेशन कहां लिखा हुआ है? शेड्यूल, सेकेंड शेड्यूल में, याद रखिएगा। कन्वर्जन का सारा प्रोसीजर कहां लिखा है एलएलपी का? सेकेंड शेड्यूल में। बस एलएलपी को बुक्स ऑफ अकाउंट कितना साल के लिए मेंटेन करना पड़ता है? 8 साल के लिए। कंपनी का भी कितना साल के लिए? 8 साल रूल है, याद रखिएगा। द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ ए एलएलपी आर रिक्वायर्ड टू बी प्रिजर्व फॉर डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच दे आर मेड। बुक्स ऑफ अकाउंट्स एलएलपी को 8 साल तक संभाल के रखना पड़ता है, याद रखिएगा। कंपनी को भी रूल्स में 8 साल का बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 11, द फी पेबल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी हुच कंट्रीब्यूशन एक्सीड 10 लाख कीजिए। याद देखिए एलएलपी जब रजिस्टर होता है तो पार्टनर लोग उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उसका जब कंट्रीब्यूशन होता है उसके बेसिस में आरओसी में रजिस्ट्रेशन फीस लगता है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा जैसे एलएलपी हुच कंट्रीब्यूशन डज नॉट एक्सीड, जिस जिस एलएलपी में कंट्रीब्यूशन 1 लाख के नीचे है उसमें आरओसी में सिर्फ 500 रुपया देना पड़ता है। और 1 लाख से 5 लाख तक का यदि एलएलपी का कंट्रीब्यूशन है और उसको रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो 2000 का फीस है। और 5 लाख से 10 लाख है 4000 का फीस है। और मैक्सिमम जो है माने 10 लाख के ऊपर जो भी कंट्रीब्यूशन होगा एलएलपी का उसको रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उसका फीस कितना है? 5000 रुपया। देखिए मैक्सिमम 10 लाख के ऊपर कितना फीस है? आरओसी को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एलएलपी कितना फीस देना पड़ेगा? 5000 रुपया, याद रखिएगा। द फीस पेबल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी हुच कंट्रीब्यूशन एक्सीड 10 लाख इज 5000। ये मैक्सिमम फीस है, याद रखिएगा। याद रखिए पार्टनर लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, उसका टोटल कंट्रीब्यूशंस के बेसिस में आरओसी को फीस देना पड़ता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, ए पार्टनर में कंट्रीब्यूट टू द एलएलपी, एक पार्टनर्स एलएलपी में कंट्रीब्यूट करता है, क्या चीज क्या क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है? कोई प्रॉपर्टी दे सकता है, याद रखिएगा। टांजिबल और इंटेंजिबल प्रॉपर्टी दे सकता है, मूवेबल और इमेबल प्रॉपर्टी दे सकता है, मनी भी दे सकता है, मनी, प्रोमिसरी नोट एटसेट्रा, एनी ऑफ द। पार्टनर जब एलएलपी के लिए बनता है तो उसको कुछ कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है एलएलपी में, तो वो कंट्रीब्यूशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, प्रॉपर्टी के फॉर्म में भी हो सकता है, मनी के फॉर्म में भी हो सकता है। तो आंसर होगा एनी ऑफ द अबव, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 13, द अकाउंट्स ऑफ द एलएलपी शेल बी ऑडिटेड इफ द टर्नओवर ऑफ एलएलपी। बोलता है एलएलपी को अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कब कराना पड़ता है? याद रखिएगा यदि एलएलपी का टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा होगा तो उस एलएलपी को ऑडिट कराना पड़ेगा, या कंट्रीब्यूशन 25 लाख से ज्यादा होगा तो उस एलएलपी को ऑडिट कराना पड़ेगा। तो यहां पर टर्नओवर किसका बोला है? टर्नओवर का बात पूछा है। सिर्फ एलएलपी को ऑडिट कब कराना पड़ेगा? टर्नओवर का बेसिस पूछा है। तो यदि एलएलपी का टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा होगा उस एलएलपी को ऑडिट कराना पड़ेगा। याद रखिएगा यदि एनी वन कंडीशन है, यदि कंट्रीब्यूशन भी 25 लाख से ज्यादा है तो भी ऑडिट कराना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ टर्नओवर का बात किया है तो आंसर में इसलिए हम लोग 40 लाख रुपया लिखे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, ध्यान से सुनिए। Which one of the following documents is required to be kept for more than 5 years? कौन कौन सा डॉक्यूमेंट 5 साल से ज्यादा मेंटेन माने कीप माने रिकॉर्ड्स में रखना पड़ता है? पांच कौन कौन सा एलएलपी का डॉक्यूमेंट 5 साल से ज्यादा माने प्रिजर्व करके रखना पड़ता है? क्या क्या देखिए, ऑल पेपर्स, जितना पेपर्स है, रजिस्टर, जितना रजिस्टर है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात हो रही है, ऑल पेपर, रजिस्टर, रिफंड ऑर्डर एंड कॉरेस्पॉन्डेंस रिलेटिंग टू द एलएलपी लिक्विडेशन अकाउंट्स। मतलब लिक्विडेशन अकाउंट्स का जितना पेपर है सारा रखना पड़ेगा।
ऑल पेपर्स रखना पड़ेगा, ऑल रजिस्टर रखना पड़ेगा, रिफंड ऑर्डर रखना पड़ेगा और लिक्विडेशन अकाउंट से रिलेटेड जितना है सब 5 साल से ज्यादा रखना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, एक कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट में बी प्रपोज। यदि कोई कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट होता है एलएलपी के अंदर तो उसको प्रपोज कौन कर सकता है? एलएलपी। एलएलपी बिटवीन माने किसके बीच प्रपोज हो सकता है? एलएलपी और उसका पार्टनर के बीच प्रपोज हो सकता है, एकदम सही है। एलएलपी एंड क्रेडिटर के बीच प्रपोज हो सकता है, याद रखिएगा। इधर ए और बी दोनों में से कोई एक जन के बीच भी प्रपोज हो सकता है और नन ऑफ द अबव। आंसर होगा इधर ए और बी। मतलब कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट जो प्रपोज होता है एलएलपी और उसका पार्टनर के बीच हो सकता है, आराम से हो सकता है, या एलएलपी और उसका क्रेडिटर के बीच हो सकता है। मतलब दोनों में से किसी के बीच कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट हो सकता है। एलएलपी और उसका पार्टनर के बीच भी हो सकता है कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट और एलएलपी और उसका क्रेडिटर के बीच भी कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, एवरी पार्टनर शेल इन्फॉर्म द एलएलपी ऑफ एनी चेंज in his name or address within a period of 15 days of such change in form number 16। यदि एलएलपी का पार्टनर है, उसका कोई एड्रेस चेंज हुआ या कोई अपना वो नाम चेंज कराया तो उस पार्टनर को जो आरओसी को इन्फॉर्म करना पड़ता है। कितना दिन में? 15 दिन में। किस फॉर्म में इन्फॉर्म करेगा? फॉर्म 16 में, याद रखिए। एलएलपी का पार्टनर अपना नाम चेंज करेगा या अपना एड्रेस चेंज करेगा तो उसके रिगार्ड में उसको रजिस्टर ऑफ कंपनी जहां पर एलएलपी रजिस्टर्ड है वहां पर फॉर्म 6 में 15 दिन के अंदर इन्फॉर्म करना पड़ता है। Question number 17. The LLP shall inform the concerned register within 15 days about the conversion of firm to LLP। यदि कोई LLP से, याद रखिए, यदि कोई फर्म से कन्वर्जन होकर LLP में आया है तो उसको 15 दिन के अंदर फॉर्म 14 में आरओसी को बताना पड़ेगा। कन्वर्जन के केस में फॉर्म 14 में यदि कोई फर्म से एलएलपी में कन्वर्जन हुआ है या कोई कंपनी से भी एलएलपी में कन्वर्जन हुआ है तो उसको आरओसी रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी को 15 दिन के अंदर फॉर्म 14 में बताना पड़ेगा। Question number 18. The foreign LLP shall file any alteration with the registrar within 60 days of the closure of the financial year in form number 28। याद रखिए कोई भी फॉरेन एलएलपी, एंड एलएलपी इंक्लूड फॉरेन एलएलपी। फॉरेन एलएलपी वो एलएलपी है जो रजिस्टर है फॉरेन में लेकिन इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस है। यदि उसका फॉरेन में जहां पर सपोज अमेरिका में रजिस्टर्ड है और वहां का सपोज एड्रेस चेंज हो गया तो उसको 60 दिन के अंदर, जब इंडिया में फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है वहां से 60 दिन के अंदर फॉर्म 28 में इंडियन आरओसी को, इंडियन रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी को बताना पड़ेगा। तो फॉरेन एलएलपी को यदि वहां पर कुछ चेंज होता है तो फॉर्म 28 में इंडियन 60 दिन के अंदर इंडियन आरओसी को बताना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 19. The central government may appoint inspector to investigate the affairs of the LLP if not less than 1/5 of the total number of partners of LLP make an application। याद देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट किसी इंस्पेक्टर को अपॉइंट कर सकता है एलएलपी का अफेयर्स को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। उसके लिए कम से कम 1/5 मतलब 20% जो है पार्टनर एलएलपी का सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रिक्वेस्ट करेगा। तो इन्वेस्टिगेशंस के लिए कितना परसेंट पार्टनर रिक्वेस्ट करने का अधिकार है? मिनिमम 20%। याद रखिए मिनिमम 20% पार्टनर यदि एलएलपी का रिक्वेस्ट करेगा इन्वेस्टिगेशन के लिए तो इन्वेस्टिगेशन का सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर दे देगा। Where an LLP is not carrying on any business for a period of 2 years or more, the name of the LLP may be struck off by the registrar। याद रखिए बोलता है यदि कोई भी एलएलपी 2 साल और उससे ज्यादा काम नहीं कर रहा है, आइडियल बैठा है, कोई काम नहीं कर रहा है तो आरओसी क्या करेगा? उसका नाम रजिस्टर ऑफ कंपनी से हटा देगा, मतलब उस एलएलपी को बंद कर सकता है। याद रखिएगा। अब आ जाइए ट्रू फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 21 से ट्रू फॉल्स करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। ट्रू फॉल्स ध्यान से सुनिए, बहुत सिंपल सा है, सुनेंगे तो याद हो जाएगा। द लायबिलिटी ऑफ ए पार्टनर्स इन एन एलएलपी इज लिमिटेड। याद देखिए जो एलएलपी का पार्टनर है उसका जो लायबिलिटी है उसका कंट्रीब्यूशन जितना ही है तो उसको बोलते हैं लिमिटेड, इसीलिए। तो लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इन एन एलएलपी इज लिमिटेड, एकदम ट्रू है। एलएलपी इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी। हाँ, एलएलपी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, ट्रू। अभी बताए थे कंपनी का फीचर मिल जाता है, कंपनी का फीचर मिलते ही वो सेपरेट लीगल एंटिटी हो गया।
ठीक है। एन एलएलपी इज इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया इज ऑल्सो इंक्लूड द डेफिनेशन ऑफ एलएलपी फॉर एन एलएलपी। इंडियन एलएलपी का डेफिनेशन में आता है, एकदम ट्रू है। एन एलएलपी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया इज ऑल्सो इंक्लूडेड द डेफिनेशन ऑफ एलएलपी, अभी बताए थे, ट्रू है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, इफ द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर इज रिड्यूस बिलो एलएलपी में नॉट कैरी इट्स बिजनेस फॉल। याद रखिएगा, एलएलपी का जो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 2 है, उससे कम भी हो जाए, एक भी हो जाए, तो एलएलपी अपना बिजनेस कैरी ऑन कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आंसर याद रखिएगा, ये फॉल्स होगा, क्योंकि यहाँ बोला है 2 आदमी से कम हो जाए तो एलएलपी बिजनेस नहीं कर सकता। गलत बात है, एलएलपी बिजनेस अपना कर सकता है 2 से कम पार्टनर होने के बाद भी। द लाइबिलिटी ऑफ एलएलपी शैल बी मीट आउट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलएलपी। याद रखिए, एलएलपी अपना लाइबिलिटीज कैसे मीट करेगा? अपना प्रॉपर्टीज बेच के। एकदम सही बात है, ट्रू है। नो पार्टनर सेल बी इंटाइटल्ड टू रेम्युनरेशन फॉर एक्टिंग इन द बिजनेस ऑफ एलएलपी। याद रखिएगा, कोई भी पार्टनर्स फ्री में बिजनेस नहीं करेगा। याद रखिए, उसको कुछ तो कुछ रेम्युनरेशन देना पड़ेगा। तो पार्टनर्स को एलएलपी रेम्युनरेशन दे सकता है, ये बात गलत है। लिखा है कि पार्टनर बिना रेम्युनरेशन के काम करेगा, गलत है, फॉल्स है। नो पार्टनर सेल बी इंटाइटल्ड टू रेम्युनरेशन फॉर एक्टिंग इन द बिजनेस ऑफ द एलएलपी, फॉल्स बात है, गलत बात है। ठीक है। The central government may compound any offense under this act which is punishable with fine only। एकदम याद रखिएगा, एलएलपी में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरा पावर है, कोई भी ऑफेंस जो है पनिशेबल विथ फाइन है, उसको कंपाउंडिंग कर सकता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा पावर है कंपाउंडिंग करने का, एलएलपी में एकदम ट्रू है। A company may apply to convert itself into LLP and only if all the shareholder of the company become partner of the LLP and no one else। याद रखिए, कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट हो सकता है, उसका एक ही कंडीशन है, कंपनी का जो शेयर होल्डर है वो वही एलएलपी का पार्टनर बने। एकदम सही बात है, ट्रू बात है। वाइंडिंग अप ऑफ द एलएलपी डन फ्रॉम ए पैनल मेंटेन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का कोई पावर नहीं, याद है कि सारा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो वाइंडिंग अप का जो एलएलपी जो डन होगा, वाइंडिंग अप होगा एलएलपी का, उसको मेंटेन सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं। फॉल्स। याद रखिए, एक लास्ट क्वेश्चन है, द लायबिलिटी ऑफ एवरी डेजिग्नेटेड पार्टनर of the dissolved LLP shall continue and may be enforced as if the LLP has not been dissolved। याद रखिए, जो डेजिग्नेटेड पार्टनर का जो लाइबिलिटी है, यदि एलएलपी डिसॉल्व हो जाता है, उसका लाइबिलिटी कंटिन्यू रहता है। एकदम ट्रू है, इतना देख लीजिएगा, एलएलपी में मोर देन इनफ है। थैंक यू।